इस पे भी कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं ले सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दिस पॉइंट इज़ आल्सो कंपल्सरी। जब आप बार बार रीडिंग दोगे तो आप बार बार रीडिंग करते वक्त आप डिफरेंट बुक्स उठाओ, आपकी सिलेक्शन ही ना हो। इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन ज़रूर होगी। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सही स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा मुझसे पूछा जाने वाला सवाल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, नो डाउट, और मैं जानता हूँ कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस सीरीज़ से हम थोड़ा सा हट जाएंगे, लेकिन ये सवाल मुझसे इतना पूछा गया है कि अब मैं मजबूर हो गया कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों के लिए इतना अहम मसला हो चुका है कि इस पर वीडियो बनाना जो है वो प्रायोरिटी जो है मुझे इस वीडियो को देनी चाहिए। तो इस वीडियो की वजह से बहुत सारे बच्चों के सवाल जो है वो उनको जवाब मिल जाएंगे। जितने भी बच्चों ने मुझसे कमेंट्स के अंदर सवालात पूछे हैं कि टाइम टेबल के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो एक मसला बच्चों को पेश आ रहा है कि सर हमारी क्लासेस जो है वो 6-6 घंटे चल रही हैं, 8-8 घंटे चल रही हैं, हमारे पास टाइम नहीं है सेल्फ़ स्टडी करने के लिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर आपने जो इतनी सारी बुक्स बता दी हैं हमें, बेस्ट बुक्स फॉर MTCAT ECAT वाली वीडियो में, अब वो किस तरह हम उसको एकोमोडेट करें, किस तरह मैनेज करें, कितना टाइम हमें उन बुक्स को देना है, किस तरह आपने टाइम टेबल सेट करना है। तो तमाम के तमाम सवालात आपके जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। देखिए, जो बेसिक तरीका है ना टाइम टेबल बनाने का, वो स्टूडेंट्स को नहीं आता। सबसे ज़्यादा परेशानी होती ही बच्चों को टाइम टेबल बनाने में यह है कि दे डोंट नो कि किन फैक्टर्स को जो है वो उनको सामने रखना है जब वो टाइम टेबल जो है वो अपना सेट कर रहे हैं उस स्टडीज़ के हवाले से। तो मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि 2 सवाल आपको कौन से पूछने हैं अपने आप से जब आप भी टाइम टेबल जो है वो बनाना शुरू करें। तो कौन से 2 क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछने हैं बिफ़ोर मेकिंग द टाइम टेबल। और दूसरी बात हम ये जो है वो डिस्कस करेंगे कि 4 नो ऑब्जेक्शन पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, जिनको हम छोड़ नहीं सकते, वो कंपलसरी हैं, वो नेसेसरी हैं, वो ज़रूरी हैं और उनके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो 2 पहले हम सवाल डिस्कस करेंगे कि कौन से सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं जब आप टाइम टेबल बना रहे हों, और फिर हम वो 4 नो ऑब्जेक्शन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और देन हम जो है वो टाइम टेबल की तरफ आएंगे। ये वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई, इतनी देर क्यों कर दी आपने वीडियो बनाने में, अब बना रहे हैं, हमारे इतना टाइम जो है वो गुजर चुका है। तो देखिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। अभी भी आप अगर सही स्ट्रेटजी को अपना लें तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा MCAT की तैयारी करना। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर होने से जो है वो इंट्री टेस्ट में कोई नहीं रोक सकता। तो पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है बिफ़ोर मेकिंग द टाइम टेबल, वो ये पूछना है कि मेरे पास कितने घंटे हैं कि मैं कितने घंटे जो है वो स्टडी कर सकता हूँ। एक तो ये कि अभी आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं और आगे मुझे कितने घंटों का जो है वो टाइम टेबल सेट करना है। देखिए, हर बंदे का इस जो है वो पॉइंट के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। यानी हर बंदे की पढ़ने की ज़रूरत और नीड अपनी होती है और किसी का 6 घंटे में पूरा हो जाता है, किसी का 8 घंटे में, किसी का 9 घंटे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरी कंपलसरी नीड थी ड्यूरिंग माई प्री एंट्री पीरियड वो थी 6 घंटे। 5 से 6 घंटे मेरे लिए इनफ था, कंपलसरी था, और इससे ज़्यादा जो है वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। यानी 6 घंटे मेरे लिए प्री एंट्री में इनफ थे पोजीशन लेने के लिए। अब आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी फर्स्ट ईयर इंटर में ही बड़ी अच्छी थी, बड़े मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए हुए थे। तो मैं 6 घंटे जो है वो सिर्फ अपना टाइम देता था, तो मेरा 6 घंटे में जो है वो आसानी पूरा हो जाता था और रिमेनिंग टाइम में जो है वो अपना इंटरटेनमेंट के अंदर और जो दूसरे काम है उनके अंदर में अपना स्पेंड करता था। तो पहले आपको ये देखना है कि आपको कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको डेफिनेटली अपनी तैयारी से पता लग सकता है कि आप अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी करना या पहले आपकी कितनी तैयारी मुकम्मल है। तो पहले तो नोट डाउन कर लें और पहले तो आप ये लिखें अपनी कॉपी के ऊपर कि मुझे इतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 9 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जिस लेवल के ऊपर भी आप मौजूद हैं। नोट डाउन करने के बाद दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, जो दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कितनी MCQs की बुक्स पढ़नी है ड्यूरिंग द प्री एंट्री। यानी आप कितनी जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं। मैंने तो आपको जो है बहुत सारी बताई हैं, कप्लान, सेट, डोगर, वाइटल, जहांगीर, कारवान, पास्ट पेपर्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं। लेकिन आपको भी अब सारी तो आप डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे ना, आप कुछ उठाएंगे, कुछ आप जो है वो लीव कर देंगे। तो जितनी आप पढ़ना चाह रहे हैं, जितने आप विलिंग हैं, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, उतनी आप बुक्स उठाएं और ये देखें कितनी बुक्स जो है वो हो रही हैं। ये 2 सवाल आपको अपने आप से ज़रूर पूछने हैं टाइम टेबल सेट करने से पहले, ताकि आपके लिए टाइम टेबल सेट करना आसान हो जाए कि भाई मुझे MCQs की बुक्स के लिए कितना टाइम निकालना है
और मुझे अपनी जो MCQs की बुक्स के अलावा जो टाइम है वो मुझे किस तरह स्पेंड करना है। दैन उसके बाद जो 4 नो ऑब्जेक्शन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, उनमें जो पहला पॉइंट है वो कौन सा है? पहला पॉइंट ये है टाइम टेबल बनाने का। नो ऑब्जेक्शन पॉइंट जो है कि 5 घंटे से कम आपकी प्री एंट्री के अंदर टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। देखिए 5 घंटे जो है वो मिनिमम है, इससे कम में नहीं जा सकता नीचे, और आपको भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है कि 5 घंटे से कम आप टाइम बिल्कुल नहीं बनाएं। अगर आप 5 घंटे से कम तैयारी कर रहे हैं तो देखिए मैं इस बात की आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपका एंट्री टेस्ट के अंदर हो जाएगा, और ना ही मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। 5 घंटे जो है वो मिनिमम टाइम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 5 घंटे के से कम जो है आपकी भले फर्स्ट ईयर इंटर में तैयारी पूरी क्यों ना हो, कंसेप्ट अच्छी क्यों ना हो, एटलीस्ट आपको 5 आवर्स निकाल के जो है वो पढ़ाई करनी ही करनी है। तो ये पहला नो ऑब्जेक्शन पॉइंट है जिस पे आप जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस टारगेट को आपको पूरा करना ही करना है। ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्री एंट्री की वो 5 घंटे हैं। इसी तरह जो अगला नो ऑब्जेक्शन पॉइंट है वो ये है कि आपको दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए मैंने भी अपने जब स्केड्यूल बनाया था तो मैं अपनी बेशुमार वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि मैंने एक सब्जेक्ट का टारगेट रखा था कि भी मुझे एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। इवन कभी कभी तो मेरा ये टारगेट होता था कि मुझे 2 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। जितनी भी चैप्टर की डेप्थ होती थी और टॉपिक्स की डेप्थ होती थी, मैं डेप्थ के अंदर जाके पढ़ता था और गहराई के अंदर जाके जितना अच्छे कंसेप्ट एब्जॉर्ब कर सकता था करता था। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, चलो आप 2 दिन एक सब्जेक्ट को ना दे सको, 3 दिन ना दे सको, आप एक दिन तो कम से कम निकालो ना यार एक सब्जेक्ट के लिए। ये क्या जो है वो आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर 2 घंटे, ये तो आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन के अंदर चले जाओगे। ये आपको तरीका कब अपनाना है 2 घंटे 3 घंटे वाला, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। लेकिन अभी आपके लिए नो ऑब्जेक्शन पॉइंट यही है कि आप जो है वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है पूरे दिन के अंदर, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना। हाँ, इंग्लिश को आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आपको आखिरी जो आपका टाइम है उसमें आप जो है वो 20 to 30 मिनट्स इंग्लिश को आपको देने हैं। देन जो तीसरी बात है जिस पे कोई ऑब्जेक्शन जो है वो आप नहीं ले सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो ये है कि आपको 45 मिनट्स के इंटरवल के साथ पढ़ना है। भले आपने 9 घंटे का टाइम बनाया है और 10 घंटे का स्केड्यूल बनाया है, तो उसमें आपको 45 मिनट्स के ड्यूरेशन के साथ पढ़ना है। यानी आपको 45 मिनट्स के बाद आपको 5 से 10 मिनट का गैप लेना है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं सिवाय पढ़ाई के। तो ये 45 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है, इसके साथ आपको अपने पूरे 5 घंटे 6 घंटे 9 घंटे जितने घंटों का आपने स्केड्यूल बनाया है, 45 मिनट्स के इंटरवल के साथ आपको जो है वो स्टडीज़ करनी है। इस पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एटलीस्ट जो है वो 50 MCQs डेली सॉल्व करने हैं। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिज़िक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आपके 50 MCQs जो है वो एटलीस्ट बार बार बोल रहा हूँ एटलीस्ट, यानी ज़्यादा कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 50 MCQs यार आपको डेली बेसिस के ऊपर सॉल्व करने हैं। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, माइनर टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, ज़्यादा उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, कहीं से भी उठा के आपके पास बुक्स हैं या नहीं हैं, ऑनलाइन जाओ सर्च करो जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MCQs, हाइड्रोकार्बन MCQs, और चैप्टर का नाम लिखो, MCQs निकालो, और बस 50 जेन्युइन MCQs होने चाहिए। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि MCQs जो है वो जेन्युइन होने चाहिए। जो बुक्स मैंने बताई हैं अगर उनमें से हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बुक्स नहीं मिल रही हैं आपको, लेकिन आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने जो वीडियो डाली है, अपलोड की है कप्लान, जिसमें कप्लान का मैंने बताया है और अपकमिंग वीडियोस का, तो उसमें सारे लिंक्स मौजूद हैं। रेड स्पॉट का लिंक मौजूद है, सेट का लिंक मौजूद है फिज़िक्स का, और कप्लान के लिंक्स मौजूद है। वहाँ से जाके आप डाउनलोड करें और आप सॉल्व करना शुरू कर दें। तो 50 MCQs डेली होने चाहिए। देखिए अगर 50 MCQs आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, अब सुनिएगा मेरी बात, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर 50 MCQ आपने रोज़ाना सॉल्व किए हैं तो लेट्स से 4 मंथ्स आपके पास है MCAT या ECAT की तैयारी करने के लिए। अब 4 महीने में आप रोज़ाना अगर 50 MCQ सॉल्व करेंगे तो 4 महीने में कितने दिन होते हैं बताओ भाई? 120 दिन। 120 डेज़ जो है वो 4 मंथ्स के अंदर होते हैं। तो 120 डेज़ में आप जो है वो 120 को मल्टीप्लाई करो ना 50 से, तो कितने हो जाएंगे ये? 6000 MCQs। 6000 MCQs जो है आप बासानी सॉल्व कर सकते हो अगर जो है वो आप 50 MCQ रोज़ाना सॉल्व करो। तो इस पे भी कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं ले सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दिस पॉइंट इज़ आल्सो कंपलसरी। तो अब आते हैं हम टाइम टेबल के ऊपर। तो अब ये पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड हो चुके होंगे कि भाई आपको जो है वो क्या सवाल करने हैं अपने आप से टाइम टेबल बनाने से पहले, और 4 हमारे क्या 9 ऑब्जेक्शन पॉइंट है। अब आपके लिए जो है वो अपना टाइम टेबल सेट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब देखें 2 सिचुएशन आपके पास हैं। एक सिचुएशन तो उन स्टूडेंट्स के लिए है
जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे, या उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती तो हैं लेकिन 1 घंटे 2 घंटे, जैसे मेरी ऑनलाइन क्लास जो है वो मैक्सिमम जो है वो 2 घंटे या सवा 2 घंटे तक होती है, और उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और एक सब्जेक्ट से ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते। सो मेरे लिहाज से ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, और क्योंकि मुझे इस स्ट्रेटजी ने फ़ायदा दिया था, एक सब्जेक्ट को पढ़ना और एक सब्जेक्ट को पढ़ाना अपने स्टूडेंट्स को, तो मेरे लिहाज से ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। मैं ये यानी मेरा एक आप समझ लें कि मेरी होप है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि काश ये अकेडमीज़ को मेरी बात की समझ आ जाए कि एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही आपको अच्छे तरीके से बता सकता है जिसको ये स्ट्रेटजी जिसके लिए मौसर साबित हुई है कि एक सब्जेक्ट पढ़ना दिन में कितना ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो 1 घंटे या 2 घंटे की जिस तरह मेरी होती हैं, और या फिर आप बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, तो देखें आपको तो पूरा दिन लगा देना चाहिए। आपके पास तो पूरा दिन जो है बचा हुआ है, तो पूरा दिन आप लगा दें, जितना मैक्सिमम स्टडी आप कर सकते हैं उसमें एटलीस्ट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है ना कि भाई हम टेक्स्ट बुक को कितना टाइम दें और MCQs की बुक्स को जो है वो कितना टाइम दें। अगर फॉर एग्जांपल देखें, आपने लेट से 8 घंटे का स्केड्यूल बनाया, ठीक है, पहली सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे, या फिर 1 से 2 घंटे की आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आपने 8 आवर्स का जो है वो स्केड्यूल बनाया है। अब 8 घंटे के स्केड्यूल में आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स को लाजमी जो है वो 6 से 7 घंटे निकाल के ज़रूर देने, ठीक है ना। बच्चे बहुत सारे कंसेप्ट्स ले लेते हैं बाहर की बुक्स से और बड़े मुश्किल सवाल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब सवाल आपकी टेक्स्ट से आता है, टेक्स्ट बुक से आता है, बुक की लाइन आ जाती है, तो आप बोलते हो अरे यार ये तो बुक की जो है वो बिल्कुल लाइन उठा के दे दी, और ये तो, और उस पॉइंट पे जितना आपको अफसोस होता है ना, जब आपका इंट्री टेस्ट के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर सवाल गलत होता है, यार बुक के अंदर मौजूद था फिर ही मुझे नहीं आया, तो इतनी डिप्रेशन होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बुक की लाइंस आपको याद होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक को आप मैक्सिमम टाइम आपको, अगर 8 घंटे का अगर स्केड्यूल है, तो आपको 6 से 7 घंटे जो है वो निकाल के अपनी टेक्स्ट बुक्स को ज़रूर देने हैं। कम दे सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं टेक्स्ट बुक्स के, और टेक्स्ट बुक्स की लाइंस आपको ऑलरेडी याद हैं, तो आप 6 से 7 घंटे से कम भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 से 7 घंटे आपको एवरेज स्टूडेंट को लाजमी देने हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स को, अगर आपका 8 आवर्स का स्केड्यूल है। फिर जो बाकी के 1 to 2 आवर्स हैं, 1 से 2 घंटे हैं, वो आप यकीनन अपनी MCQs बुक को जो है वो दे सकते हैं। 1 से 2 घंटे आप बासानी जो है वो 50 MCQ का टारगेट पूरा करें। जो भी आपको रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, कैप्लान पढ़नी है, सैट पढ़नी है, रेड स्पॉट, डॉगर, वाइटल, जो भी आपको पढ़नी है, आप उससे जो है वो अपने 50 MCQ का टारगेट पूरा करें, और 1 से 2 घंटे आप मुकम्मल जो है वो टैक्स अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं आप उनको 1 से 2 घंटे जो है वो बासानी जो है वो दे सकते हैं। और देखिए अगली बात इंपॉर्टेंट है आपके टाइम टेबल के अंदर, कि आपको ज़रूरी नहीं है, बाज़ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सारी बुक्स जो है वो एक साथ हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग रहा है। तो देखो भाई, सारी बुक्स आपको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको रिवाइज़ करना है फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। जल्दी आपको जितना हो सके आप 8 रीडिंग्स दो, 10 रीडिंग्स दो, जितनी आपको रीडिंग जो है वो दे सकते हो, फ्रीक्वेंटली रिवीजन से आप दो, ताकि आपको टेक्स्ट बुक्स याद हो जाएं। तो जब आप बार बार रीडिंग दोगे, तो आप बार बार रीडिंग करते वक्त आप डिफरेंट बुक्स उठाओ। पहले आप फॉर एग्जांपल कैप्लान जो है वो पढ़ चुके हो, तो आगे आप कैप्लान ना उठाओ, आगे आप जो है वो सैट उठा लो, फिर उसके बाद दोबारा रीडिंग करो तो आप रेड स्पॉट उठा लो। तो इस तरह मुख्तलिफ बुक्स से आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलो। तो एक साथ अपने ऊपर सारी बुक्स जो है वो मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, रीडिंग बाय रीडिंग, जिस तरह आप कवर करते जा रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बासानी जो है वो, अगर इस मेथड को फॉलो करोगे तो आप सारी रेफरेंस बुक्स जो है वो आसानी से पढ़ सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात टाइम टेबल के अंदर ये होती है, अब देखो टाइम टेबल आपको सेट करना है, स्टडीज़ का टाइम टेबल तो सेट हो गया, लेकिन आपको स्लीप टाइमिंग्स का भी टाइम टेबल सेट करना है। तो स्लीप टाइमिंग्स आपकी कितनी होनी चाहिए, कितने आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कितनी आवर्स से कम नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट स्लीप टाइमिंग्स आपकी क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लें, मैं बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्लीप टाइमिंग्स बताई हुई हैं, आप वो वीडियो देख लें, टेंशन वाली वीडियो जो है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली, तो उसमें आपको ताकि स्लीप टाइमिंग्स का ही पता लग जाए। अगर देखी हुई है तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो टाइम टेबल हो गया उन बच्चों के लिए जो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, या फिर 1 से 2 घंटे की उनकी मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब उन बच्चों की बारी आती है जो कि किप्स के अंदर पढ़ रहे हैं, या किसी और ऐसी एकेडमी के अंदर पढ़ रहे हैं जिसमें 8-8 घंटे, 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और पूरा दिन उनका जो है वो चले जाता है किस में, ऑनलाइन क्लासेस में। अब 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बचा क्या सेल्फ स्टडी के लिए, तो डिज़ास्टर तो है। देखें आपको हो सकता है आगे जो है वो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको अल्टरनेट स्ट्रेटजी देता हूँ, लेकिन जो है वो आप जो दूसरे वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर वाले, वो आगे ख्याल रखें इस बात का
कि भाई आपको ऐसी एकेडमी क्यों आप ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें आपकी 6 घंटे क्लासेस हो रही हैं। बच्चे परेशान हैं भाई, कमेंट्स के अंदर आप जाके पढ़ें, आपको बच्चे जो है वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हुए मिलेंगे कि सर हम तो 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता नहीं है। और ये इतना बड़ा फैक्ट है कि पता नहीं कब अकेडमी को समझ में आएगा ये। तो अगर आप 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो देखिए आप ज़रा सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 24 घंटे आपके पास दिन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। 24 घंटों में से आप 6 घंटे माइनस करें, कितने हो गए? 18 आवर्स। तो 18 आवर्स आपके पास रिमेनिंग बचे। अब 18 आवर्स में से आप मैक्सिमम 8 आवर्स जो है वो माइनस कर दें अपनी स्लीप के लिए और खाने के लिए और दूसरे कामों के लिए, नमाज़ वगैरह के लिए आप 8 आवर्स जो है वो मज़ीद माइनस कर दें। तो 18 माइनस 8 बचे कितने? 10। तो 10 आवर्स जो है वो आपके पास स्टिल रिमेनिंग है स्टडीज़ के लिए। तो ये तो खुशखबरी है ना। 10 आवर्स में तो आप बहुत कुछ कवर जो है वो कर सकते हैं। स्लीप टाइमिंग्स भी आपकी हो गई, खाना भी हो गया, आपकी नमाज़ भी हो गई, सारे अहम काम हो गए। तो अभी आपके पास 10 घंटे बचे हैं। आप 10 घंटों में से चलो मैं 1 घंटा थोड़ा और निकाल लेता हूँ सेफ़ साइड के लिए। आप जो है वो 9 आवर्स आपके पास हैं स्टडीज़ के लिए। तो 9 आवर्स आप जो है वो बासानी स्टडीज़ कर सकते हैं। अब जो है वो अब 9 आवर्स के अंदर अब क्योंकि आपकी क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं और आप सारे सब्जेक्ट जो है वो डेली बेसिस के ऊपर पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, आप सारे जो है वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं। तो आप जो है वो अगर आपको जो है वो आसानी नहीं लग रही एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने में, तो आप ऐसा करें कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट इस सूरत के अंदर, वैसे ये मैं इस सूरत को आइडियल समझता नहीं हूँ, ठीक है ना। आइडियल वही है 1 सब्जेक्ट है, लेकिन आप क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर लें कि आप जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की टाइमिंग्स अपने पूरे दिन में अपने 9 घंटे में डिवाइड कर लें। कैसे डिवाइड करनी है? फॉर एग्जांपल अगर 9 आवर्स का आपका स्केजुल है तो 3-3 घंटों में आप जो है वो अपनी टाइमिंग्स को डिवाइड करें। भाई 3 घंटे मुझे मैथ को देने हैं, 3 घंटे फिज़िक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, और अगर बायो के तो 3 घंटे मुझे बायोलॉजी को देने। तो 3-3 आवर्स जो है वो आप अपने सब्जेक्ट्स के अंदर से डिवाइड कर लें ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाए। और मेरे ख्याल से 9 आवर्स जो है वो मोर देन इनफ है। अगर आप 6 घंटे क्लासेस ले रहे हैं तो 9 आवर्स अगर आपको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडीज़ के लिए, तो ये मोर देन इनफ है। फिर उसके बाद मसला जो है वो यही आएगा कि भाई आपने 3-3 आवर्स जो है वो सब्जेक्ट के लिए निकाल लिए, तो उसके बाद फिर आपको रेफरेंस बुक्स को जो है वो सॉल्व करने का टाइम आपके पास नहीं बचेगा। तो देखिए थोड़ी सेक्रीफाइस तो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मैनेज करने के लिए। क्योंकि आप ज़ाहिर है आप 6 घंटे क्लासेस ले रहे हैं तो आपको जो है वो आपको सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, रेफरेंस बुक्स भी आपको पढ़नी है, तो थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी यहाँ पर। मुमकिन है आप जो सेल्फ स्टडीज़ करने वाले बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा पीछे रह जाएं। मैं नहीं कह रहा कि आपकी सिलेक्शन ही ना हो, इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन ज़रूर होगी। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सही स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाएँ, लेकिन थोड़ी सी आप सेक्रीफाइस कर लें। यानी आप जो है वो अगर वो बच्चे 4-4 बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप चलें 2 पढ़ लें, लेकिन आप 2 पढ़ें, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और जेन्युइन 50 MCQ जो है वो सॉल्व करें। और आपके 6 घंटे हैं क्लासेस के अंदर, तो बाकी टाइम जो है वो आप मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स के साथ गुजारें। उन बच्चों से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे या फिर 1 से 2 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक्स को जो है आप फॉलो करें क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है वो 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप जो अगली क्लास आपकी होने वाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन आपको जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 1 दिन पहले उसको पढ़ के जाएँ, ठीक है ना। 1 दिन पहले आप जो है वो ऑनलाइन क्लास लें या जो भी आप अकेडमी के अंदर जा रहे हैं, तो 1 दिन पहले जो है वो उस टॉपिक को आप कवर कर लें। तो 3 घंटे अगर आप देंगे हर सब्जेक्ट को तो बआसानी आपके टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको रेफरेंस बुक्स को भी साथ रखना है तो 3 घंटे से आप इसको माइनस करके आप 2.5 आवर्स के ऊपर लेकर आ जाएँ हर सब्जेक्ट को। या फिर आप जो है वो अगर आपकी टेक्स्ट बुक्स की तैयारी अच्छी है तो आप जो है वो 2 आवर्स तक भी जो है वो सब्जेक्ट को लेकर आ सकते हैं और 1 घंटा आप इजाफी निकाल सकते हैं अपनी रेफरेंस बुक्स के लिए। तो देखिए मैं समझता हूँ कि अभी आपके पास जो है वो सारी टिप्स आ चुकी हैं टाइम टेबल के हवाले से। और देखिए मैं स्पून फीडिंग बच्चों को नहीं कराता, अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको एक स्ट्रेटजी मिल चुकी है कि आपको अपना टाइम टेबल किस तरह सेट करना है। अगर आपको अभी भी स्ट्रेटजी समझनी है तो आप वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा से देखकर अपना आइडियल टाइम इस वीडियो के मुताबिक जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करने के बाद अपना आइडियल टाइम टेबल जो आपको इंटी टेस्ट तक बरकरार रखना है वो अपना जो है वो हिम्मत करके बनाएं और लिखें। यानी कि सिर्फ यहाँ पे आपको जहन में रखना है, अपनी टू डू लिस्ट बना के टाइम टेबल को लिखें। फिर उससे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस टाइम टेबल से ज़मीन आसमान एक हो जाए, उस टाइम टेबल को आपको इंटी टेस्ट तक नहीं छोड़ना, उसी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो देखिए सब्सक्राइब करने का बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, अगर वीडियो देख ली है
और अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी तो देखें, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सब्सक्राइब करने की वजह से वीडियोस जो है वो आप तक ही पहुंचेंगी और इंशाल्लाह दूसरे लोगों तक भी आपके शेयर करने की वजह से, लाइक करने की वजह से और लोगों तक वीडियो जो है वो पहुंच जाएगी। और हम जो बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं आपके लिए, इससे जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि फ़ायदा हो जाए। सारी बात जो है बेसिकली यही है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फ़ोकस होकर स्टडी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।